एक आदमी अपने दिन का अधिकांश समय इस डिवाइस के साथ गुजारता है। क्या हो कि एक बीप सुनाई दे और अचानक इसमें ब्लास्ट हो जाए, और ये ब्लास्ट एक मोहल्ले में नहीं, एक शहर में नहीं, पूरे देश में हो रहे हो। पूरे देश के अलग अलग शहरों में एक साथ अधिकांश जो मोबाइल है वो ब्लास्ट हो जाए। लोगों के हाथ में मोबाइल होते हैं, पैंट में मोबाइल है, ऊपर वाली जेब में मोबाइल है। उस ब्लास्ट के साथ बॉडी के चिथरे चिथरे हो जाए। उस मंजर का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्या कैजुअलिटीज होगी, कितने लोग मरेंगे, कितने घायल होंगे। यदि यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं प्रणवदीप आपके अपने इस YouTube चैनल डीप विजन में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो वीडियो आपने देखा, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक अटैक था, जो कि पूरे विश्व को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार की ओर ले जा रहा है। आज पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। एसी, फ्रिज, मोबाइल, टीवी, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये हमला ये बताता है कि इसमें से किसी भी डिवाइस को एक वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये घटनाक्रम किस तरह से अंजाम दिया गया, किसने अंजाम दिया और इसके पीछे का मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं। यह घटना घटित हुई लेबनान में 17 सितंबर 2024 को। पहले लेबनान की लोकेशन समझते हैं। लेबनान जो है वो इजराइल और सीरिया का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, लेबनान और सीरिया जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि इजराइल की जो है विरोधी या विपक्षी कंट्रीज है, एंटी, इनकी जो विचारधारा है वो इजराइल की विचारधारा से मैच नहीं खाती हैं। तो इसलिए यह माना गया कि इजराइल द्वारा लेबनान और सीरिया पर पेजर, वॉकी और सोलर पैनल में ब्लास्ट करके इस अटैक को अंजाम दिया गया। यह घटनाक्रम हुआ था 17 सितंबर 2024 को। सबसे पहले लेबनान के अलग अलग शहरों में 3000 पेजर पर एक मैसेज आता है। बीप, 3 बीप सुनाई देती है। 3 बीप के बाद व्यक्ति जैसे ही पेजर को बाहर निकालता है, उसमें एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट भी इतना खतरनाक कि व्यक्तियों की आंखें चली गई, ऑर्गन्स डैमेज हो गए, 15 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, बॉडी पार्ट्स जो है बाहर निकल के आ गए। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक मंजर था। अगले दिन जब हिजबुल्लाह के एक कमांडर के बेटे का जनाजा निकल रहा था, तब हुआ वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। वहां की जो पुलिस है वो वॉकी टॉकी से पूरा अरेंजमेंट देख रही थी, और वॉकी टॉकी में अचानक ब्लास्ट होता है। और अचानक ब्लास्ट से कुछ कैजुअलिटीज होती है, कुछ मौतें उसमें भी होती हैं। थोड़ी देर बाद एक सूचना मिलती है कि जो सोलर पैनल लगे हुए लोगों के घर पर, उन सोलर पैनल में भी ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट इजराइल द्वारा माना गया कि इजराइल द्वारा किया गया है। और लेबनान और सीरिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये ब्लास्ट होते हैं। ये इस मैप में आप ब्लास्ट की लोकेशन देख सकते हो कि एक जगह नहीं, एक बड़े क्षेत्र में ये ब्लास्ट हो रहे हैं। ये ब्लास्ट किस तरह से हुए, इनके पीछे की जो साइंस है वो क्या है, और जिस पर अटैक हुए उनके बारे में समझते हैं कि वो कौन है। ये हमला जो हुआ है वो हिजबुल्लाह पर हुआ है। हिजबुल्लाह एक संगठन है लेबनान के अंदर, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है कि यह हमला जो है इजराइल ने किया है। और इनिशियल जो हमला हुआ था वो हुआ था पेजर पर।
एक पेजर में ब्लास्ट किया गया। ये पेजर था आपके, एक कंपनी है अपोलो गोल्ड, ताइवान की एक कंपनी है, उसमें यह ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट के बाद इस ताइवानी कंपनी के जो फाउंडर थे हसु चिंग कुआंग, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया कि भाई साहब ये जो पेजर में ब्लास्ट हुआ है ये हमारी ताइवानी कंपनी ने नहीं बनाए हैं, हमने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी एक हंगरी की कंपनी को दी है। देखो ताइवान है यहां पे, आप समझिएगा घटनाक्रम को, ताइवान यहां पर है और हंगरी है यहां पर यूरोप में। इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी हंगरी की एक कंपनी को दी और हंगरी की कंपनी अपोलो गोल्ड के नाम से क्या कर रही है, वो पेजर बना रही है और इन पेजर को मध्य एशिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। मध्य एशिया या फिर यूरोपीय जो अन्य कंट्रीज है इनमें जहां पर उसकी डिमांड थी वहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पेजर क्या है और यह घटनाक्रम कैसे हुआ वो समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह है ये क्या है। कि साहब हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, हिजबुल्लाह है क्या ये तो बताएं। हिजबुल्लाह एक 40 साल पुराना संगठन है, ठीक है, और अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरास, इजराइल, नीदरलैंड और पैराग्वे पूरे हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन मानती है। यानी विश्व के अधिकांश शहर, अधिकांश बड़े शहर जो है हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब ये बना क्यों है और ये किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए इसकी जो विचारधारा है वो शिया विचारधारा है। मुस्लिम संगठन में दो विचारधाराएं होती है, एक शिया विचारधारा होती है और एक सुन्नी विचारधारा। तो हिजबुल्लाह जो है वो शिया विचारधारा से संबंध रखता है। स्थापना इसकी हुई 1982 में लेबनान में हुई है और इसके जो लीडर है, अभी जो वर्तमान में लीडर है वो कौन है? हसन नसरुल्लाह, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इजराइल को खत्म करना और अमेरिका का जो डोमिनेंस है उस डोमिनेंस को चुनौती देना। बनाया किस लिए? सीधा सीधा आप समझ सकते हो हिजबुल्लाह क्या है, अमेरिका इजराइल का जो है एक विरोधी संगठन है जो चाह रहा है कि साहब इजराइल पूरी तरह से समाप्त हो जाए और अमेरिका का जो प्रभुत्व है मध्य एशिया के देशों में उसे कम कर दिया जाए। इनकी अपनी सेना भी है पूरी, ठीक है, 45,000 लड़ाके हैं इनके पास, जो 20,000 तो एक्टिव फोर्स में है। 70 करोड़ डॉलर इनकी कमाई है, इतने इनके पास हथियार उपस्थित है, ठीक है। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड संगठन है, या ऐसा कहूं ऑर्गेनाइज्ड आतंकी संगठन है जो जिसका उद्देश्य है इजराइल को समाप्त करना और अमेरिका के प्रभुत्व को समाप्त करना। अब बात आती है कि ये जो पेजर में ब्लास्ट हुए हैं ये पेजर क्या है, ठीक है। पेजर देखा ही होगा आपने, जैसे बहुत सारी मूवीज में, जैसे एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अपने पुष्पा राज जो मूवी आई थी उसमें एक ये पप्पू पेजर, ये तो बहुत फेमस कैरेक्टर है। यानी एक तरह का एक छोटा सा डिवाइस होता है। ये देखो पेजर जो है वो एक छोटा सा क्या है, एक वायरलेस डिवाइस है। इसको बीपर भी कहते हैं। इसका जो यूज है, जो सबसे पहले यूज जो है हुआ था वो 1950 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था और उसके बाद 1980 से विश्व में काफी जगह इसका यूज होने लगा था। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर के आसपास होती है। 40 किलोमीटर की रेंज में ये वॉइस मैसेज भेज सकता है और अल्फा न्यूमेरिकल मैसेज, ठीक है। इस पर कुछ कह सकते हैं कीपैड टाइप होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं कुछ टाइप करके भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके इसको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका पेजर। अब बात आती है कि सब हिजबुल्लाह को पेजर लेने की कहां जरूरत है? भाई आज तो मोबाइल का जमाना है ना, अब तो सबके पास मोबाइल है, सब स्मार्टफोन काम में लो। अब आप एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस क्यों काम में ले रहे हो कि जिसमें से या तो वॉइस मैसेज भेजा जाएगा या फिर थोड़े से छोटे छोटे आप मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, उसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों अभी हिजबुल्लाह उसे काम में ले रहा है, मोबाइल क्यों काम में नहीं ले रहा है? मोबाइल लो ना आप, मोबाइल में आप वीडियो कॉलिंग करके मैसेज भेजो, बढ़िया सोशल मीडिया करो, लेकिन नहीं, पेजर काम में लिया जा रहा है। उसका कारण क्या है? देखो घटनाक्रम बताता हूं। एक हिजबुल्लाह का कमांडर थे याह्या अय्यास। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनके जो पूर्व निदेशक हैं उन्होंने इस घटनाक्रम का उल्लेख किया था कि
याह्या अय्यास के एक मित्र थे ओसामा हमद। ओसामा हमद को मोसाद ने अप्रोच किया और कहा कि भाई साहब तुम्हें हम अच्छा खासा पैसा दे देंगे, फिर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करके क्या करेंगे, फॉरेन में तुम्हें सेटल करवा देंगे। तो वो बहकावे में आ गया और क्या कहा कि करना कुछ नहीं है कि जब तुम्हारा मित्र जो याह्या अय्यास जो कि हमास का एक सीनियर लीडर था, वो जब तुम्हारे पास आए, तुम तो हमें बस उससे फोन पे बात करा देना, ठीक है। वो फोन मोसाद ने ओसामा हमद को दिया। ओसामा हमद ने यही किया कि जब याह्या अय्यास उससे मिलने आया तो उसको फोन देके कहा कि तुम्हारे पिता का फोन है, वो बात करना चाह रहे हैं। और याह्या अय्यास ने जैसे ही फोन उठाया, बात की, तुरंत फोन में ब्लास्ट होता है और याह्या अय्यास जो है वहीं मर जाता है। यह घटनाक्रम था जिसने हिजबुल्ला और हिजबुल्ला जैसे जितने भी अन्य आतंकी संगठन हैं उनको अलर्ट कर दिया। और उस समय के बाद से ये सारे आतंकी संगठन मोबाइल फोन से दूर रह रहे हैं। साथ ही दूसरी चीज यह है कि जो मोबाइल है, मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है, उसकी लोकेशन पता की जा सकती है। लेकिन पेजर में बहुत सारी विशेषता ऐसी है जो कि इन आतंकी संगठनों के लिए फायदेमंद है। देखते हैं वो खासियत क्या क्या है। देखो, पेजर से एक तो पहले क्या है, सीमित संख्या में मैसेज प्राप्त होते हैं, बहुत सारे मैसेज नहीं होते, एक लिमिटेशन होती है। फिर अगर कभी नेटवर्क कवरेज काम नहीं कर रहा है तब भी पेजर वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होती है, पेजर में ना तो जीपीएस होगा ना ही आईपी एड्रेस। जीपीएस नहीं है, आईपी एड्रेस नहीं है, ट्रेस कैसे करोगे? कोई मैसेज आया है तो कहां से आया है और किस तरह से भेजा गया है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, मोबाइल की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता। फिर इसको एक बार चार्ज करने के बाद 6-7 दिन तक ये जो है काम में लिया जा सकता है, यानी इसकी जो बैटरी है वो काफी लंबे दिनों तक चलती है। तो जो रिमोट लोकेशंस होती है, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसका जो है वो प्रभाव रहता है। तो ये सारे यूजेस है, इसके कारण से जो ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह जो हैं वो पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि ये जो पेजर फटे, कि अब आप कह रहे हो कि सर पेजर्स को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, पेजर इतना ज्यादा सुरक्षित है, तो फिर ये ब्लास्ट कैसे हुए? तो इन ब्लास्ट के पीछे अभी तक दो तरह की जो थ्योरी है वो सामने आ रही है। एक थ्योरी आती है कि पेजर्स को हैक किया गया और दूसरी थ्योरी आई है कि सप्लाई चेन अटैक है। ये कैसे है कि अमेरिकी मीडिया हाउस है CNN, उन्होंने ये थ्योरी बताई। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं कि पेजर जो हैं, उन पेजर्स को एक फिक्स एरिया ले लिया, जैसे लेबनान और सीरिया का एरिया ले लिया। इस एरिया में जितने पेजर थे उन पेजर को किसी एक वायरस के माध्यम से हैक किया गया और हैक करके उनकी जो बैटरी है, इनमें बैटरी लगी रहती है लिथियम बैटरी, इस लिथियम बैटरी को क्या किया गया, ओवरहीट किया गया और ओवरहीट से वो क्या हुई, डिटोनेट हुई और वो ब्लास्ट हुआ। लेकिन बैटरी के ब्लास्ट पर इतनी बड़ी कैजुअलिटीज नहीं हो सकती, तो इसलिए इस थ्योरी को उतना बेहतर तरीके से नहीं माना जा सकता। दूसरी जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी कहती है सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक का मतलब कि जब पेजर बनाए गए उसी समय उनमें क्या कर दिया, RDX लगा दिया, उनमें विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक को एक सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर दिया और वो विस्फोटक तभी एक्टिव हुए जब उस सॉफ्टवेयर में एक विशेष प्रकार का कोड भेजा गया। और जो प्रॉपर थ्योरीज आ रही है या फिर जितनी जो अलग अलग मीडिया हाउस, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो इस सप्लाई चेन को ही क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिक मान रहे हैं। घटनाक्रम क्या है ये समझा जा रहा है। हमने बताया कि जो अपोलो गोल्ड है, अपोलो गोल्ड ताइवानी कंपनी है, उन्होंने हंगरी की एक कंपनी को क्या किया था, असाइन किया था कि आप क्या करो, हमारे पेजर्स बनाओ। तो पेजर्स देखो बहुत कम जगह पर ही यूज में लिए जाते हैं। यह माना जा रहा है कि इजराइल ने, या मोसाद कह सकते हो या इजराइल कह सकते हो, इजराइल ने इसकी योजना बहुत पहले से बना ली। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले से ही हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उन्होंने अपने लड़ाकों को मोबाइल फोन यूज करने के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया। तो इजराइल के पास ये थ्योरी आ गई कि भी यहां पर अब डेफिनेटली पेजर का यूज होगा। तो खुफिया एजेंसी से पता लगाया गया कि
जो पेजर है वो कौन बनाते हैं, क्योंकि पेजर की डिमांड बहुत कम होती है। तो पता लगाया कि अपोलो गोल्ड की जो कंपनी है और उसकी जो हंगरी में जो शाखा है वहां पर ये बन रहे हैं। तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट पहुंच गए वहां पर, और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक आरडीएक्स जो है वो पहले से इंस्टॉल करा दिया गया और उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया। और ये आरडीएक्स या ये जो विस्फोटक है वो इस प्रकार था जैसे कि ये कोई बैटरी का ही हिस्सा हो, यानी जब इन्हें स्कैन किया गया तो स्कैन में ये विस्फोटक नहीं आए। ठीक है, फिर ये क्या हो गई, ये सप्लाई हुई, ये सप्लाई पहुंची हिजबुल्लाह तक। हिजबुल्लाह ने अपने ये पेजर अपने सभी कार्यकर्ताओं को दे दिए, अपने जो भी सीनियर लीडर्स थे उन सब तक पहुंचा दिया गया। फिर जब ये सभी जगह तक पहुंच गए, उस समय मोसाद के पास या इजराइल के पास एक पर्याप्त समय था, एक सही घटनाक्रम था, सही समय था इनको ब्लास्ट करने का, और ब्लास्ट हुए और एक साथ हिजबुल्लाह का एक बड़ा जो आतंकी संगठन है उस पर प्रहार हुआ। जितने ये लोग मारे गए उनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के ही मेंबर हैं, उस आतंकी संगठन के ही मेंबर हैं। यहां तक कि ये जो पेजर है एक ईरानी राजदूत के पास भी पाया गया, और उन ईरानी राजदूत ने अपनी आंख भी इस घटनाक्रम में या इस अटैक में खो दी। यानी यह समझा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के जो लिंक है वो कितने स्ट्रांग है, कितने सीनियर लेवल के जो डिप्लोमेट है वो भी इन पेजर्स का यूज कर रहे थे। तो ये अपना आप में इजराइल का मान सकते हैं कि लेबनान पर या फिर हिजबुल्लाह पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सटीक आक्रमण था। ये जो आक्रमण है, इस आक्रमण को अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाम दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है कि जब भी जंग में हमला करने के लिए या बचाव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का यूज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका यूज बहुत हुआ। अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध में इसका बहुत बढ़िया से यूज हो रहा है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एक सैनिक अड्डा है जहां पर सैनिक जो है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। उसके आसपास में उनका जो दुश्मन देश है वो क्या करता है, एक ड्रोन उड़ाता है और ड्रोन से वो कैप्चर करता है कि कहां से ये इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेट मोबाइल सिग्नल्स है वो कहां से आ रहे हैं। वहां से क्या होता है, उन सैनिकों की जो लोकेशन है वो पता लगाई जाती है और वहां पर जो है वो मिसाइल दाग दी जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और आने वाला समय इसी का होना है। आने वाले समय में जो ब्लास्ट होंगे, जो लड़ाइयां होंगी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बड़े स्तर पर काम में ली जानी है। तो हम सब के लिए एक ये बड़ी चेतावनी है कि हम जो अपनी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे बढ़ा रहे हैं उसे कम करने का समय आ गया है। मोबाइल दिन भर पास में लेके नहीं घूमना है। कब ये ब्लास्ट हो जाए, कब ये एक वेपन में बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट हाल ही में दागे हैं। हालांकि इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मिसाइल रोधी प्रणाली है जिसे आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम ने ज्यादातर जो रॉकेट्स है उनको नाकाम कर दिया है। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे वॉर का एक न्यू फेज बताया है कि ये एक वार का अब नया फेज शुरू हो गया है। अब नए तरीके की लड़ाई होगी, अब नए तरीके की जंग होगी। और साथ ही अपने नागरिकों को कहा गया है कि आप बॉम्ब शेल्टर्स जो है वहां के नजदीक रहें, सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा ना घूमें, सेफ रहने के लिए कहा है। यानी यहां पर इजराइल की मानसिकता स्पष्ट दिख रही है कि इजराइल स्पष्ट है। उन्होंने पहले गाजा पट्टी को साफ किया है, गाजा पट्टी को निपटा है। अगला जो टारगेट है वो हिजबुल्लाह है और फिर सीरिया। इजराइल धीरे धीरे अपने सारे जो विरोधी है, सारे दुश्मनों को समूल नष्ट करने के लिए जो है अपना माइंड बना चुका है और ये चीज हमें यहां पे स्पष्ट दिख रही है। तो इस वीडियो में आपको ये घटनाक्रम स्पष्ट पता चल गया होगा कि पेजर ब्लास्ट क्या हुए, पेजर क्या होता है, हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह पर यह हमला क्यों हुआ है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से स्पष्ट हो चुकी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सूचना आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।